हेलो स्टूडेंट, एनपीसी ऑनलाइन क्लास में आपका फिर हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट, किसी कारण से हम 3 दिन तक क्लास आप तक नहीं पहुंचा पाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो स्टूडेंट, आज से हमारी क्लास पुनः जो है शुरू हो रही है। और लास्ट टाइम मैंने आपसे जो बात की थी वो मैंने बात की थी पादपों में लैंगिक जनन। पादपों में लैंगिक जनन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो पुष्प जिसे हम रूपांतरित प्ररोह कहते हैं वही पादप का कौन सा भाग है? लैंगिक भाग है। और उसी पुष्प में स्पेशली पुंकेसर नाम की एक संरचना होती है और पुंकेसरों के समूह को हम बोलते हैं पुमंग। या दूसरी भाषा में मैं कहूँ, अपना ऐसा कह सकते हैं कि जो पुमंग है वो बहुत सारे पुंकेसर से मिलकर बनता है। और पुंकेसर वास्तव में पुष्प का नरजन्नांग है। और एक पुंकेसर के सामान्यतः 3 प्रमुख भाग होते हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट पूतंतु, सेकेंड योजी और थर्ड परागकोश। आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में मुख्य भाग कौन सा है, तो साइंस ये कहती है कि सृष्टि में जो भी चीज़ है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, कमी या ज़्यादा। पूतंतु भी वैल्यूएबल है, इसकी भी एक अपनी कार्य है, योजी का भी कार्य है, लेकिन अपन स्पेशली जो डिस्कशन करेंगे वो परागकोश के कार्य के बारे में बात करेंगे। ये जो परागकोश होता है बच्चों, इस परागकोश को यदि हम इसकी क्या लें, अनुप्रस्थ काट लें, जिसे हम बोलते हैं टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन लें, तो इस अनुप्रस्थ काट में कुछ हमें ये इस तरह के दिखाई देते हैं। कुछ परागकोश में इस तरह से 2 पालियां होती हैं और इन्हें हम बोलते हैं, ये जो अपने पास है इनका नाम है पराग पाली। आप ये देखिए, आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में पराग पालियां 2 हैं। और ऐसे परागकोश को जिसमें 2 एंथर लोब या पराग पालियां हों उसे हम बोलते हैं द्विकोष्ठी परागकोश। तो ये आपके सामने जो परागकोश का अनुप्रस्थ काट है ये वास्तव में कैसा है जी? ये द्विकोष्ठीय परागकोश है जो सामान्यतः कौन से पादपों में? द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। द्विबीजपत्री पादप वो पादप होते हैं जिनके बीजों में बीजपत्रों की संख्या, कोटिलिडन्स की संख्या 2 होती है। मैक्सिमम जो पल्सेस हैं, टोटल जो पल्सेस है वो सारे द्विबीजपत्री में ही है। अब ये देखिए, जो एंथर लोब या परागपाली है इसमें कुछ इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं और इन संरचनाओं को हम बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। तो आपके सामने जो द्विकोष्ठी परागकोश है जो कि द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है, इसमें अपन पूछे कि लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी है, तो आप ये देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। तो कितनी लघु बीजाणु धानी हुई? 4 लघु बीजाणु धानी इसमें होती है। तो द्विकोष्ठी परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट उठता है वो ये है कि लघु बीजाणु धानी के अंदर होता क्या है, क्या काम है लघु बीजाणु धानी का? तो जैसा कि नाम इसके सामने है लघु बीजाणु धानी, तो आगे चलकर इसी लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो आपसे पूछे कि लघु बीजाणु धानी क्या करती है, तो आपका आंसर होगा इसमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि जो लघु बीजाणु धानी होती है वो किस प्रकार की संरचना होती है। सो डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ किसकी संरचना? मैं आपके सामने जो संरचना लूँगा वो लूँगा लघु बीजाणु धानी की संरचना आपके सामने अभी होगी। एक्चुअली जो लघु बीजाणु धानी होती है उसके अंदर स्पेशली इस तरह से 4 परतें पाई जाती है। ये सबसे बाहर की परत है, आउटर मोस्ट लेयर, इसे हम बोलते हैं आदिचर्म और एपिडर्मिस। और ऑब्वियसली जो सबसे बाहर है, लाइक ह्यूमन बीइंग में, मनुष्य के अंदर सबसे बाहर का जो अंग है, सबसे बड़ा जो अंग है उसका नाम है त्वचा। तो त्वचा मुख्यतः क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, सुरक्षा करती है, हमारे आंतरिक अंगों को
विभिन्न प्रकार के आघातों से बचाती है, उसी तरह अधिचर्म भी इस पूरी संरचना को, यानी ये जो संरचना है ये लघु बीजाणु धानी को विभिन्न आघातों से या बाह्य आघातों से बचाने का काम करती है, यानी प्रोटेक्शन इसका मुख्य कार्य हो गया। दूसरी लेयर, सेकेंड लेयर देखिए आप, इसे हम बोलते हैं अंतःभित्ति। और ये अंतःभित्ति जो है स्पेशली इसकी खास बात क्या होती है कि स्पेशल कार्बनिक यौगिक से बनी होती है, उसका नाम होता है अल्फा सेलुलोज। तो अंतःभित्ति या एंडोथीसियम किससे बनी हुई है? अल्फा सेलुलोज से। और सेलुलोज के बारे में बात करें तो सेलुलोज अपने आप में ग्लूकोज का एक बहुलक है, ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सेलुलोज क्या करता है, स्पेशली इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, ये आर्द्रताग्राही होता है, यानी जल का क्या करता है, अवशोषण करता है। और इसी गुण के कारण ये अंतःभित्ति लघु बीजाणुधानी के या पराग कोश के स्फुटन में क्या होती है, सहायक होती है। तो आपसे कोई ये पूछे कि पराग कोश के स्फुटन में सहायक कौन सी परत है, अंतःभित्ति या एंडोथीसियम। और क्यों है? क्योंकि ये सेलुलोज से बनी हुई है, और सेलुलोज अपने आप में एक आर्द्रताग्राही पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है, जो नमी को क्या करता है, अवशोषित करता है। ये दोनों परतें अधिचर्म और अंतःभित्ति जनरली परागकोश में इनकी परतें एक एक होती है, यानी एक स्तरीय होती हैं, एक स्तरीय अधिचर्म है, एक स्तरीय ही अंतःभित्ति है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये तीसरी परत देखिए आप, ये होती है मिडिल लेयर या मध्य परत। और लास्ट ये जो परत है इसका नाम है टेपिटम। और टेपिटम कोशिकाएं सबसे महत्वपूर्ण परत है टेपिटम कोशिकाओं की, जो आगे चल के हम डिस्कशन करेंगे करती क्या है। और इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें ये अपने पास क्या है, लघु बीजाणुधानी है। अगर इसको सेलुलर स्ट्रक्चर में, कोशिकीय संरचना में हम देखें बेटा, तो हमारे पास ये देखिए, मैं सबसे बाहर एक लेयर ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो लेयर है इसका नाम है, बताइए कौन सी है? यस, इसका नाम है अधिचर्म, आउटर मोस्ट लेयर। दीज आर थर्ड लेयर। क्या आपको लग रहा है ये थर्ड लेयर बहुस्तरीय है? देखिए मैं कई परतें बना रहा हूं आपके सामने। तो ये जो परतें हैं ये मध्य परत है, और मध्य परत कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जो लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु बनेंगे उनको पोषण देने में हेल्प करती है। आई रिपीट, पोषण देने में हेल्प करती है, प्रॉपरली पोषण देने का काम इसका नहीं है। सो इट इज अगेन अधिचर्म। ये जो लेयर मैं आपके सामने बना रहा हूं ये भी एक स्तरीय होती है, और इस परत का नाम जो होता है वो है अंतःभित्ति। और जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि अंतःभित्ति क्या करती है, परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है, परागकोश को तोड़ने का काम करती है, ताकि उसमें से बाहर कौन निकल सके, लघु बीजाणु बाहर निकल सके। नेक्स्ट जो फोर्थ परत है, चौथी जो लेयर है बेटा, वो कौन सी है, टेपिटम। ये देखिए आप, ये अपने पास मान लेते हैं ये लघु बीजाणुधानी है। ये अपने पास में ये लघु बीजाणुधानी है, और उसके चारों तरफ आप ये देखिए बड़ी बड़ी कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, जो मैं साइज में काफ़ी बड़ी बना रहा हूँ। ये जो कोशिकाएं हैं इन्हें बोलते हैं टेपिटम कोशिकाएं। आप गौर कीजिए, टेपिटम कोशिकाओं में जो न्यूक्लियस मैं बना रहा हूँ, जो मैं केंद्रक बना रहा हूँ, वो काफ़ी बड़ा है। तो टेपिटम कोशिकाओं की खास बात क्या होती है, इनमें केंद्रक बड़ा होता है, और साथ ही साथ इसमें डेंस साइटोप्लाज्म यानी सघन जीवद्रव्य पाया जाता है। तो इसमें जीवद्रव्य की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। टेपिटम कोशिकाओं की एक खास बात और है बेटा, जब ये बनती हैं तब ये एक केंद्र की होती हैं, इनमें केंद्रक की संख्या केवल एक होती है। लेकिन जब यही टेपिटम कोशिकाएं मैच्योर हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं,
तो ये क्या होती हैं, बहुकेंद्रकीय हो जाती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पुटअप होता है कि एक कोशिका बहुकेंद्रकीय कैसे हो सकती है। तो इसका आंसर आपके सामने है। हमारे पास ये एक सेल है, सॉरी ये एक सेल है और ये इसका केंद्रक है, इमेजिन कीजिए। और केंद्रक के चारों तरफ क्या है, कोशिका द्रव्य है। अब सिंपली जब इस कोशिका को क्या करना होता है, विभाजन करना होता है, तो इसमें पहले क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस क्रिया होती है। केंद्रक विभाजन से एक केंद्रक से दो केंद्रकों का निर्माण होता है। एक नॉर्मल या सामान्य विभाजन की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद इसमें होता है क्या, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। इट इज कैरियोकाइनेसिस और ये साइटोकाइनेसिस। और कोशिका द्रव्य विभाजन से एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अभी आप सोचिए, इमेजिन करो कि ये अपने पास टेपिटम कोशिका है, इसमें केंद्रक विभाजन तो हुआ लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इसमें केंद्रकों की संख्या तो बढ़ जाएगी लेकिन कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ेगी। तो शायद टेपिटम कोशिकाओं में ही होता है कि इसका जो केंद्रक होता है ये केंद्रक विभाजन तो कर लेता है लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। आगे अपन बात करें कि ये मुख्यतः टेपिटम कोशिका करती क्या है, तो इसके डेंस साइटोप्लाज्म में या सघन जीव द्रव्य के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, जो यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो है ये है लघु बीजाणु धानी। इस लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु बनते हैं और बनने वाले लघु बीजाणुओं को पोषण या नरिशमेंट देने का काम किसका होता है, टेपिटम कोशिकाओं का होता है। तो आपसे ये पूछे कि टेपिटम कोशिकाओं के स्पेशल कैरेक्टर क्या है, खास बात क्या है, तो पहला तो प्रारंभिक अवस्था में टेपिटम कोशिकाएं केंद्रकीय होती हैं, बाद में बहुकेंद्रकीय हो जाती हैं। क्यों हो जाती है, क्योंकि केंद्र का विभाजन तो होता है लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। दूसरा, टेपिटम कोशिकाएं करती क्या है, तो टेपिटम कोशिकाएं इस लघु बीजाणुधानी में, ये लघु बीजाणुधानी बेटे अंदर टोटल ग्रीन, और इसके अंदर लघु बीजाणु जो बनते हैं उन्हें नरिशमेंट या पोषण मिलता है। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है, क्या होगा यदि टेपिटम कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाएं। मैंने आपको ये बताया कि टेपिटम कोशिकाएं बनने वाले लघु बीजाणुओं को पोषण देती हैं। मैंने आपको यह नहीं बताया कि लघु बीजाणु बनाती हैं। बनाने में और पोषण देने में फ़र्क है। बनाने का काम इसका नहीं है, उसको आगे डिस्कशन हम करेंगे। तो ये केवल पोषण देती है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये निष्क्रिय हो जाती हैं टेपिटम कोशिकाएं, तो लघु बीजाणुओं का निर्माण तो होगा लेकिन बनने वाले लघु बीजाणु बंधे होंगे, स्टेराइल होंगे, उसमें किसकी क्षमता नहीं होगी, जनन की क्षमता नहीं होगी। ओके, आगे चलते हैं बेटा। अब ये टेपिटम कोशिकाएं हैं, ये सामान्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है अमीबीय टेपिटम, सेकंड जो होती हैं वो होती हैं स्रावी टेपिटम। देखिए इसमें फर्क क्या है दोनों में। अमीबीय टेपिटम बहुत कम पादपों में पाई जाती है। अधिकांश जो पादपों में पाई जाती है, चाहे वो एक बीजपत्री हो चाहे वो द्विबीजपत्री हो, उसमें स्रावी टेपिटम पाई जाती है। अमीबीय टेपिटम में ये देखिए, बीच में ग्रीन कलर में लघु बीजाणुधानी है और ये कौन सी कोशिकाएं हैं, ये टेपिटम कोशिकाएं मैं आपके सामने बना रहा हूं। और ये टेपिटम कोशिकाओं का कौन हो गया, केंद्रक हो गया। केंद्रक के साथ साथ चारों तरफ क्या हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया जो सघन मात्रा में है। अब आप देखिए इसमें अमीबीय टेपिटम में, टेपिटम का काम क्या बताया था मैंने, लघु बीजाणुओं को पोषण देना। तो ऐसी कंडीशन में ये जो इनकी अंतःभित्ति है, ये अंतःभित्ति है, ये कौन सी कोशिकाओं की, टेपिटम कोशिकाओं की अंतःभित्ति है, ये भ्रष्ट हो जाती है, फट जाती है। और फटने से ये देखिए यहां से, ये इस जगह से ये फट रही है और फटने के बाद जितना भी टेपिटम कोशिकाओं में
पोषक पदार्थ होता है सारा ये सारा इस लघु बीजाणुधानी में एंटर हो जाता है। इस तरह की टेपिटम अमीबीय टेपिटम कहलाती है। और ये कौन से पादप में मिलती है? तो ये मुख्यतः मिलती है, एक पादप मैंने बोला, क्या नाम लिखा है बेटा? टाइफा। टाइफा आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 12th क्लास एनसीईआरटी में प्रैक्टिकल में इसका डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, तो आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो पादप है उसका नाम है ट्रेडेंस्केशिया। इसके अंदर भी अमीबीय टेपिटम मिलती है। तो आपसे पूछे कि टाइफा में किस तरह की टेपिटम पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा अमीबीय टेपिटम। ट्रेडेंस्केशिया में कैसी पाई जाती है, तो अगेन आंसर होगा अमीबीय टेपिटम। स्रावी टेपिटम में अंतःभित्ति टूटती नहीं है। स्रावी टेपिटम की कोशिकाएं ग्लैंड या ग्रंथि की तरह काम करती हैं। जैसे ग्रंथियां बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का स्रवण करती हैं, तो स्रावी टेपिटम में ये लघु बीजाणुधानी है, ये स्रावी टेपिटम की कोशिका मान लीजिए, ये इसका केंद्रक हो गया, केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य है। तो इसका कोशिका द्रव्य डायरेक्टली स्रावित होता है किसके अंदर? लघु बीजाणुधानी में। तो अपन ये कह सकते हैं कि अमीबीय टेपिटम एक बार बनती है, बनने बाद टूट जाती है। ये थोड़ी देर लगातार वर्क करती है, इसलिए इनका नाम क्या होगा? स्रावी टेपिटम। ग्रंथि की तरह काम करती है, और ग्रंथि की तरह काम करती है तो इसे हम एक और नाम देते हैं ग्रंथिल टेपिटम। तो ग्रंथिल टेपिटम अधिकांश पादपों में पाई जाती है। आपकी नज़र में सराउंडिंग में जितने भी मैक्सिमम प्लांट हैं सभी के अंदर कौन सी टेपिटम है? स्रावी टेपिटम है या ग्रंथिल टेपिटम है। ओके, नेक्स्ट स्पेशल कैरेक्टर ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम का, इस टेपिटम की कोशिकाओं में ये केंद्रक है हमारे पास, केंद्रक के साथ साथ एक लिपिड या वसा से बनी हुई संरचना और पाई जाती है। ये वसा से या लिपिड से बनी हुई संरचना है जो केवल किसका गुण है? स्रावी टेपिटम का। और ये जो वसा की जो परत है या वसा का जो कण है इसे हम बोलते हैं प्रोयूबिस्काय। आई रिपीट, इसका नाम क्या है? प्रोयूबिस्काय। तो कोई आपसे पूछे कि प्रोयूबिस्काय किससे बनी हुई है, तो आपका आंसर होगा लिपिड से या वसा से। अब इस वसा के चारों तरफ एक स्पेशल पदार्थ का जमाव और हो जाता है, चारों तरफ यानी परिधि की ओर, और ये पदार्थ होता है स्पोरोपोलेनिन। और ये जो स्पोरोपोलेनिन है, जैसे ही प्रोयूबिस्काय यानी वसा की परत के चारों ओर क्या जम गया? स्पोरोपोलेनिन, तब ये जो है कंबाइनली इसका नाम हो जाएगा, दोनों को मिला के हम बोलेंगे वो हो जाएगा यूबिस्काय। तो कोई आपसे पूछे कि यूबिस्काय में और प्रोयूबिस्काय में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, तो प्रोयूबिस्काय केवल किससे बनी है? वसा से, और यूबिस्काय में वसा के चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन नाम की एक परत भी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कई बार ये पूछ सकते हैं कि यूबिस्काय का केंद्रीय भाग किससे बना होता है, तो केंद्रीय भाग किससे बना है? लिपिड से या वसा से। और परिधीय भाग किससे बना है? स्पोरोपोलेनिन से। ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया है अब तक का, जो हमने स्टार्ट किया था, ये देखिए आप, मैंने स्टार्ट किया था लघु बीजाणुधानी से। इस लघु बीजाणुधानी में बताइए 4 परतें होती हैं, अधिचर्म, अंतःभित्ति जो कि एकल स्तरीय होती हैं, फिर मध्य परत और लास्ट टेपिटम। आपके सामने ये अधिचर्म परत हो गई, सॉरी, ये अधिचर्म परत हो गई, ये अंतःभित्ति हो गई, अंतःभित्ति परागकोश के स्फुटन में सहायक है, ये मध्य परत है जो कि बहुस्तरीय है, और लास्ट ये जो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं टेपिटम कोशिकाएं, जिनका केंद्रक बड़ा है, सघन जीव द्रव्य है। शुरू में ये एक केंद्र की होती हैं, बाद में ये बहुकेंद्र की हो जाती हैं। रीज़न क्या है? केंद्रक विभाजन तो होता है लेकिन
कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। आगे बात करें, ये टेपिटम कितने प्रकार की है, तो ये टेपिटम कितने प्रकार की है, टेपिटम हमारे पास 2 प्रकार की है। एक तो है हमारे पास कौन सी टेपिटम, अमीबी टेपिटम, और दूसरी कौन सी है, स्रावी टेपिटम। अमीबे टेपिटम में अंतःभित्ति टूटती है, लघु बीजाणुओं को पोषण देती है। टाइफा और टेरेंस के एशिया में ये मिलती है। स्रावी और ग्रंथिल टेपिटम अधिकांश पादपों में पाई जाती है। ग्रंथिल क्यों बोला, जिस ग्रंथियां विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्रवण करती हैं, ये भी विशेष प्रकार के पोषक पदार्थों का स्रवण करते हैं, जो कहाँ पहुँचते हैं, लघु बीजाणु धानी में पहुँचते हैं। यहाँ पर यहाँ लघु बीजाणु में पहुँचते हैं। इस स्रावी टेपिटम की एक खास बात और थी कि वसा से बनी हुई एक परत पाई जाती है, वसा से बनी हुई एक गोलिका पाई जाती है, ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं, उन्हें बोलते हैं प्रोयूबिष्काएं। और जब प्रोयूबिष्काएं के चारों तरफ स्पोरोपोलेन का डिपोजिशन हो जाता है, वो जम जाता है, तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूबिष्काएं। तो आपसे ये पूछे कि यूबिष्काएं का परिधीय भाग कौन सा, किससे बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन से, और केंद्रीय भाग किससे बना है, वसा से। नेक्स्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा वो इस लघु बीजाणु धानी में बनने वाले लघु बीजाणुओं के बारे में बात करेंगे, तो उसका नाम होगा लघु बीजाणु जनन। सो मेरी नेक्स्ट क्लास में हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। ओके।